हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे ये oogenesis। आज हम लोग किस बात पर टॉपिक करेंगे, किस पर डिस्कस करने वाले हैं? oogenesis के बारे में। किसके बारे में? oogenesis के बारे में। इसके पहले क्या देखे थे? स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये दोनों टॉपिक क्या है? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस जो है वो पुरुष में हो रहा था, मतलब मेल में हो रहा था, तो स्पर्म का निर्माण हो रहा था। वो प्रोसेस क्या कहलाया? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाया। ये स्त्री में निर्माण होगा, स्त्री के अंदर, अंडाशय के अंदर होगा, तो इसको oogenesis कहेंगे, क्योंकि अंडा का निर्माण हो रहा है, ओवा का निर्माण हो रहा है, इसलिए oogenesis। तो गैमेटोजेनेसिस में दो गो आता है, एक वो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस तो हम लोग देख लिए थे, लेकिन आज रहेगा oogenesis के बारे में। किसके बारे में? oogenesis के बारे में। तो इसमें बता दें कि पहले ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको एग्ज़ाम में पूछता भी है, बिहार बोर्ड में भी इससे बहुत सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी दीर्घ उत्तरीय में इससे मिलेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना है। और स्पर्मेटोजेनेसिस से अगर जो कंपेयर करें तो उससे दोगुना या तेगुना कॉम्प्लेक्स है, मतलब ज़्यादा ही पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन का मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो यही है oogenesis। लेकिन कोई दिक्कत लेने की, चिंता लेने की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम हर एक स्टेप करके, एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप बता के पूरा अच्छा से बता देंगे, समझा देंगे, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। लेकिन हाँ, वो कब आएगा? जब आप लोग हमारे वीडियो को हमारे साथ साथ आप अपने ध्यान को हमारे बोर्ड पर ध्यान देंगे। ठीक है, कैसे कैसे फिगर बनाएंगे, वो फिगर भी बनाते जाना है, नोट्स भी बनाते जाना है, समझते भी जाना है। और देखो बायोलॉजी में क्या होता है, बायोलॉजी में यही होता है कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो तो पढ़ते टाइम क्या होता है, पढ़ते टाइम फुल फोकस चाहिए। पढ़ते टाइम ये ना सोचो कि हम वहाँ घूमेंगे, यहाँ घूमेंगे, घर में है कि बाज़ार में है कि दुनियादारी लंच फंच, कुछ नहीं। पढ़ रहा है तो सिर्फ पढ़ाई करो। ठीक है, और जो चीज़ पढ़ रहा है उसका इमेजिनेशन भले कर सकता हो, उसका इमेजिनेशन। अब बायोलॉजी तो पूरा इमेजिनेशन का चैप्टर है, जो कि पूरा इमेजिनेशन कर सकते हो। जैसे ह्यूमन के बारे में, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो है, तो ह्यूमन का रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इमेजिनेशन कर सकता है। उसका चित्र दिमाग में लाना है, कुछ भी बोले तो उसका चित्र आ जाना चाहिए दिमाग में। ऐसा यहाँ पर दिमाग खोल के बैठना है हमारे पर, किताब भी खोल कर बैठ सकते हैं। ठीक है, और हमारे साथ नोट्स बनाते जाएँ, अच्छा से एकदम एक एक करके पूरा ख़त्म कर देंगे। ठीक है, टेंशन लेने का नहीं। तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अंडाणुजनन क्या है? अंडाणुजनन। अंडाणुजनन क्या होता है? ये नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं। अंडाणुजनन क्या होता है? ओवा का निर्माण होना, द फॉर्मेशन ऑफ ओवा, दैट इज कॉल्ड oogenesis। बोले तो अंडाणु का निर्माण होना ही अंडाणुजनन कहलाता है। ठीक है, अंडाणु का निर्माण होना ही अंडाणुजनन कहलाता है। फिर बात करते हैं, जिस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस में हुआ था, क्या वो कब स्टार्ट हो रहा था? वो हो रहा था प्यूबर्टी के टाइम में, यानी कि यौवनारंभ के समय। जब यौवनारंभ के समय आता है तब लड़कों में स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, यानी कि यौवनारंभ के समय या यौवनारंभ के बाद। लेकिन इसमें जो oogenesis की क्रिया होगी, इसमें जो ओवा बनने का, निर्माण होने का जो क्रिया होगा, वो जिस टाइम लड़की में होगा, ये फीमेल में होगा। ठीक है, तो बता रहे हैं कब होगा ये oogenesis की क्रिया, कब से स्टार्ट होती है, कब से स्टार्ट होती है। मेल में क्या हो रहा था? प्यूबर्टी के बाद, यानी कि 12 से 13 साल के बाद हो रहा था। लेकिन ये जो oogenesis है, ये जो oogenesis की क्रिया है, ये कब स्टार्ट हो रहा है? ये स्टार्ट होगा भ्रूणीय परिवर्तन की अवस्था में। किस अवस्था में? जिस टाइम बच्चा भ्रूण में ही है, यानी कि वो पेट के अंदर ही है, माँ के पेट के अंदर ही है, उसी टाइम से उस भ्रूण के अंडाशय में oogenesis की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। सोचो, जब बच्चा भ्रूण में ही है, उसी टाइम, जब बच्चा पेट के अंदर ही है, उसी टाइम उसके अंडाशय, क्या भ्रूण, जो बच्चा है उसको पेट के अंदर रहता है तो भ्रूण यूज करते हैं। ठीक है, जब जन्म हो जाता है उसके बाद उसको बच्चा बोलते हैं, तो अभी हम भ्रूण बोलेंगे क्योंकि वो पेट के अंदर है। तो जब भ्रूण के अंडाशय के अंदर ओवा बनने की क्रिया जो शुरुआत होती है, तो वो कब स्टार्ट होती है? भ्रूणीय अवस्था में, यानी कि एम्ब्रायो डेवलपिंग जो होता है, भ्रूणाय परिवर्तन के चरण के दौरान होता है इसका निर्माण। ठीक है, फिर बात करते हैं
ये जो निर्माण होता है तो क्या बनता है, वो बनता है oogonia। क्या बनता है, oogonia। बहुत ही छोटा छोटा oogonia बनता है और ये प्रत्येक भ्रूणीय अंडाशय में बनती है। किसमें, भ्रूणीय अंडाशय, मतलब भ्रूण के अंडाशय में बनती है। अब बनती है तो कितना बनती है, 20 लाख। कितना, 20 लाख, ठीक है, 20 लाख से भी अधिक बनता है, ठीक है। तो प्रत्येक भ्रूण में क्या बनता है, ओवा बनना स्टार्ट होता है। ओवा बनना स्टार्ट होता है, उसके बाद क्या बनता है, oogonia बनता है। कई मिलियन, जैसे 20 मिलियन oogonia बनता है, ठीक। उसके बाद देख लेते हैं किस में बनेगा, तो प्रत्येक भ्रूणीय अंडाशय में बनेगा। अंडाशय में ही तो बन रहा है, अंडा किस में बनेगा, अंडाशय में बनेगा। इस तरह शुक्राणु किस में बन रहा था, तो शुक्रजनक नलिका में बन रहा था। उसी तरह से इसमें भी है। तो अंडाणु किस में बन रहा है, अंडाशय में बन रहा है। और अंडाशय कितना होता है, हर एक फीमेल में 2, यानी कि एक जोड़ा, बता चुके हैं पहले। फिर बात करते हैं जन्म के बाद। क्या, जन्म के बाद, जन्म के बाद अंड जननी यानी कि जो oogonia है, इसका निर्माण तथा इसका वृद्धि नहीं होता है। oogonia जो है, जो बना है oogonia, कितना बना है, 20 लाख। लेकिन जन्म के बाद इसका निर्माण भी नहीं होगा। जो बन गया सो बन गया, इसका निर्माण भी नहीं होगा और उसकी वृद्धि भी नहीं होगी। ये जो अंड जनन कोशिका सबसे पहले बना, अंड जननी कोशिका, इसका निर्माण भी नहीं होगा। कब, जन्म के बाद कोई भी अंड जननी कोशिका नहीं बनेगा और उसकी कोई भी वृद्धि नहीं होगी, ठीक है। फिर बात करते हैं इन सेल में विभाजन शुरू हो जाता है। अब क्या होता है, ये सेल में सेल डिवीजन शुरू हो जाता है। सेल डिवीजन अर्धसूत्री करता है। उसके बाद दौरान क्या प्राप्त होता है, प्राथमिक अंडक, बोले तो प्राइमरी oocyte बनता है। अब प्राइमरी oocyte कैसा होगा, तो 2n होगा। ये ध्यान रखना है, 2n मतलब द्विगुणित कोशिका। डिप्लॉयड सेल, बोले तो डिप्लॉयड सेल, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी रहेगी, आधे की दुगनी, दुगनी रहेगी। डिप्लॉयड है तो दुगनी, आधी रहेगा तो आधी हो जाएगी, मतलब अर्धसूत्री हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं ये जो प्राथमिक अंडक कोशिका, ये जो प्राथमिक अंडक कोशिका है, प्राथमिक अंडक कोशिका है, ये इसको क्या होता है, इसको एक ग्रेनुलेशन नामक लेयर इसको घेर लेता है। क्या, ग्रेनुलेशन लेयर इसको घेर लेता है। जब इसको ग्रेनुलेशन नामक एक परत घेर लेता है तब इसको बोलते हैं प्राथमिक पुटिका। क्या बोलते हैं, प्राथमिक पुटिका। इसको इंग्लिश में बोल देंगे प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोल देंगे, प्राइमरी फॉलिकल। फिर क्या लिखा हुआ है, बहुत संख्या में प्राथमिक जन्म से यौवन आरंभ पर हर एक ओवेरी में केवल इतना ही बच पाता है। ये कितना निर्माण हो रहा था, ये अंड जननी कोशिका कितना निर्माण हो रहा था, 20 लाख। बन कितने रहे थे, 20 लाख। लेकिन प्रत्येक ओवेरी में कितना बच पा रहा है, मात्र 60,000 से 80,000। ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछता है, ठीक। कितना बच रहा है, 60,000 से 80,000। 60,000 से 80,000 फॉलिकल ही बच पाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, रजो चक्र के दौरान एक प्राथमिक पुटिका यानी कि ग्राफीन फॉलिका में बदलती है। ये जो प्राथमिक पुटिका है, ये जो प्राथमिक पुटिका बना है, ये रजो चक्र के दौरान यानी कि जब स्त्री में, यानी कि फीमेल जन्म के बाद हो रहा है, ये सब तो जन्म के बाद हो रहा है। क्या बोल रहे हैं, जन्म के बाद, तो जन्म के बाद ये निर्माण होगा। तो क्या होगा उसमें, जब जन्म के बाद होगा तो प्यूबर्टी होगा। तो जन्म से लेकर प्यूबर्टी तक में ये जो नष्ट हो जाएगा, क्या, ये जो बना था कितना, 20 लाख बना था, 20 लाख अंड जननी बना था। लेकिन प्यूबर्टी तक होते होते, जन्म से प्यूबर्टी तक के बीच में मात्र इतना ही बच पाता है। बाकी सब फॉलिकल क्या होता है, कहाँ गया, सारा नष्ट हो जाता है। जी हाँ, सभी नष्ट हो जाते हैं, मात्र इतना ही शेष बच पाते हैं, 60,000 से 80,000 फॉलिकल। उसके बाद जब 13 साल होता है तो उसमें क्या, एक विशेष प्रकार का साइकिल चलता है जिसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना, मेनोपाउज, मेनार्की, ये सब बताएंगे। अगला टॉपिक वही है, आवर्तक चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसको डिटेल से वहाँ भी देखेंगे, ठीक। फिर ऐसे ही थोड़ा सा बता देते हैं कि रजो चक्र के दौरान एक प्राथमिक पुटिका ग्राफियन फॉलिकल में बदलती है। किसमें, ग्राफियन फॉलिकल में बदलती है। अब इसको फिगर के साथ भी समझते हैं कैसे होता है, नहीं होता है, ठीक। इसको मिटा कर देखते हैं। ये जो बोले ना कि प्राथमिक पुटिका किसमें बदलता है, तो बहुत संख्या इतना बच पाता है और किसमें बदल रहा है, ग्राफियन फॉलिकल में बदल रहा है। और इसको कौन घेर रहा है, ग्रेनुलोसा घेर रहा है, सब देखेंगे, ठीक।
प्राइमरी oocyte को कौन घेर रहा था? ग्रेनुलोसा लेयर घेर रहा था। ये मान लो प्राइमरी oocyte है, ठीक है, अंडजननी है, प्राथमिक अंडजननी कोशिका है। इसको मान लो ग्रेनुलोसा लेयर घेर लिया, क्या ग्रेनुलोसा लेयर इसको चारों तरफ घेर लिया। अब इसको बोल देंगे सेकेंडरी oocyte, क्या सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte या सेकेंडरी फॉलिकल, फॉलिकल का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। इसको बोल देते हैं ग्रेनुलोसा लेयर। इसके चारों ओर क्या हो जाएगा? ग्रेनुलोसा लेयर घेर लेगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या होगा? ये और 2 लेयर घेर लेगा इसको, मान लो ये है, इसको 2 लेयर घेर लेगा, ठीक है। आगे ये 3 लेयर भी घेर सकता है इसको। ये एक लेयर हुआ, एक दूसरा लेयर और ये तीसरा लेयर, ठीक है। तो सबका नाम चेंज हो जाएगा, क्या नाम चेंज हो जाएगा, ग्राफियन पुटक हो जाएगा। ये हो गया प्राथमिक पुटक, ठीक है। इसको एक बार ग्रेनुलोसा लेयर घेरा तो प्राथमिक पुटक कहलाया। इसमें 2 बार ग्रेनुलोसा लेयर घेरा तो सेकेंडरी पुटक कहलाएगा, मतलब द्वितीय पुटक कहलाएगा। और ये टर्सरी पुटक कहलाएगा, ठीक है, मतलब तृतीय पुटक कहलाएगा। और ये तृतीय पुटक क्या बोले थे कि अभी भी यहाँ पर बोले थे नीचे में कि रजो दर्शन के बाद, रजो चक्र के बाद ये क्या होता है, किसमें बदल जाता है? ग्राफियन फॉलिकल में। किसमें? ग्राफियन फॉलिकल में, यानी कि ग्राफियन पुटिका में ये बदल जाता है। तो देखिए जब ग्राफियन पुटिका बदलता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, ये बाहर का लेयर हो गया। ये बाहर वाले को बोलते हैं थीका एक्सटर्ना। बाहर वाले लेयर को बोल देते हैं थीका एक्सटर्ना, क्या थीका एक्सटर्ना। और अंदर वाले को थीका इंटरना, अंदर वाले को थीका इंटरना। और इसमें जो होगा, इसके अंदर प्राइमरी oocyte में सेकेंडरी oocyte है, क्या है? सेकेंडरी oocyte है, ठीक है। क्या है? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte को ही घेर रहा है, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल तो चेंज हो जाता है सेकेंडरी फॉलिकल में, वही है सेकेंडरी oocyte। क्या है? सेकेंडरी oocyte। और ये क्या है? ग्रेनुलोसा का लेयर है। और जब ये टर्सरी में इसको लेयर घेर लेता है ना, तो इसका कैविटी को क्या कहते हैं? ये जो कैविटी बचा हुआ है इसको कहते हैं एंट्रम कैविटी। क्या? एंट्रम कैविटी। तो ये भी क्या कहला जाएगा? एंट्रम कैविटी, एंट्रम कैविटी, ठीक है। तो ये इसमें क्या हुआ बेसिकली सी, पहले अंडजनक कोशिका बना, उसके बाद क्या हुआ? अंडजनक कोशिका का निर्माण हुआ, उसके बाद ये अर्धसूत्री गया तो प्राथमिक अंडक बना। क्या? प्राथमिक अंडक बन गया, ठीक है। अब प्राथमिक अंडक में क्या हुआ? इसको ग्रेनुलोसा लेयर घेरा तो सेकेंडरी बन गया, टर्सरी बन गया, ये सब बनते रहा। टर्सरी में एक विशेष प्रकार का कैविटी दिखा जिसको क्या बोल देंगे? एंट्रम कैविटी। और ये जो है रजोधर्म क्रिया के बाद क्या हो जाएगा? रजोधर्म चक्र के बाद क्या हो जाएगा? यही जो है टर्सरी फॉलिकल यानी कि तृतीयक पुटक किसमें बदल जाएगा? ग्राफियन फॉलिकल में। तो ये जो आपके सामने जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोल देते हैं ग्राफियन फॉलिकल। क्या? ग्राफियन फॉलिकल या पुटक, ठीक है। फिर बात करते हैं ये जो होता है अंडजनन का निर्माण जो होता है वो कितने स्टेप में होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था? प्राइमरी oocyte था। सबसे पहले प्राइमरी oocyte बना था और सूत्री करके प्राथमिक अंडक बना था, ठीक है। ये फिर क्या हुआ? अंडजननी कोशिका में बदल गया। किसमें? अंडजननी, क्योंकि ये समसूत्री कर रहा है, ये समसूत्री विभाजन किया और अंडजननी कोशिका बनाया। क्या? अंडजननी कोशिका। तो ये जब समसूत्री किया तो बताए थे कि समसूत्री विभाजन क्या होता है? जिसमें गुणसूत्र की संख्या समान होती है। इसमें 2n था तो ये दोनों सेल में भी क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा, क्योंकि समसूत्र विभाजन किया है, ठीक है। तो ये इसको जो कहेंगे इसको कहेंगे अंडजननी कोशिका। क्या? अंडजननी कोशिका, इंग्लिश में ओगोनिया। क्या? ओगोनिया। और फिर ये फर्दर ओगोनिया भी सेल क्या है? डिवाइड करेगा, और ये भी डिवाइड करेगा तो समसूत्री ही करेगा। क्या? समसूत्री। तो जब समसूत्री करेगा तो 2n सब में रह जाएगा, कितना? 2n। तो समसूत्री ओगोनिया फर्दर डिवाइड करके जो भी सेल बनाएगा इस सेल को बोल देंगे प्राथमिक अंडजननी। क्या?
प्राथमिक अंडजननी कोशिका। ठीक है, अब उसके बाद क्या होने वाला है, एक प्राथमिक अंडजननी कोशिका ये आगे फर्दर डिवाइड होगा दो में। कितने में? दो में। और ये जो डिवाइड होता है, ये जो डिवाइड होता है नॉन इक्वल डिवीजन होता है। क्या? नॉन इक्वल डिवीजन। ये क्या होता है? इसकी संरचना छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं अनइक्वल डिवीजन। क्या? अनइक्वल डिवीजन। तो ये जो होगा अर्धसूत्री द्वारा होगा। फिर बात आता है जब अर्धसूत्री होगा तो क्या होगा, गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। एक सेल से दूसरे सेल में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाएगी। तो अर्धसूत्री फर्स्ट करता है। ठीक है, ये प्राथमिक अंडजननी जो है ये अर्धसूत्री फर्स्ट करता है, पहला अर्धसूत्री। तो देखो इसमें यन हो गया, गुणसूत्र की संख्या क्या हो गई? आधी हो गई। फिर जब यह गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है तब इसको जो स्ट्रक्चर जो बनता है इसको बोलते हैं प्राथमिक ध्रुवकाय। क्या? प्राथमिक ध्रुवकाय, फर्स्ट पोलर बॉडी, इंग्लिश में फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक, फिर ये भी फर्दर आगे डिवाइड करने वाला है और डिवाइड करके बनाएगा एक ओभम यानी कि अंडाणु, और एक बनाएगा सेकेंडरी पोलर बॉडी यानी कि द्वितीय ध्रुवकाय। ठीक है, और ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी था ये भी आगे डिवाइड करेगा तो एक्स्ट्रा ध्रुवकाय बनाएगा। क्या? एक्स्ट्रा पोलर बॉडी बनाएगा। ठीक है, तो ये सब नष्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी से जो दो को बनता है क्या? एक्स्ट्रा ध्रुवकाय, मतलब एक्स्ट्रा पोलर बॉडी। ये दोनों हमेशा बड़ा होता है। क्या? दोनों हमेशा बड़ा होता है। लेकिन ये जो अनइक्वल डिवीजन था, लेकिन ये जो मियोसिस 2 के दौरान, किसके दौरान? यहाँ पर क्या हो रहा है, मियोसिस 2 के दौरान ये सब बन रहा है। किसमें? ये फर्स्ट पोलर बॉडी डिवीजन करके किसमें बन रहा है? ओभम। ओभम क्या बना रहा है? ओभम। तो कौन से डिवीजन द्वारा बना रहा है? मियोसिस सेकेंड। क्या? मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड अर्धसूत्री सेकेंड। तो मियोसिस सेकेंड लगभग समसूत्री जैसा ही होता है। किसके जैसा? समसूत्री जैसा। तो यहाँ पर देखो यन है, तो यहाँ पर भी यन है। अर्धसूत्री 2 हुआ, बोलेंगे इसको अर्धसूत्री 2, लेकिन इसका मतलब निकल के आता है समसूत्री ही। क्या? समसूत्री ही। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ देखो क्या हो गया, अंडाणु का निर्माण हो गया और बाकी ये सब नष्ट हो जाता है। क्या? ये सब आगे नष्ट हो जाता है। तो ये था oogenesis की क्रिया, oogenesis की प्रक्रिया। ठीक है, इसके बाद क्या क्या देखेंगे? इसके बाद देखेंगे आर्तव चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल।